वेलकम फ्रेंड्स। आज हम शुरू करते हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। तो रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण जो है बहुत ही सिंपल चैप्टर है। इसमें हमें जैसे कंसेप्ट अगर सही से क्लियर हो तो कई तरह के क्वेश्चन हम सोल्व कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज का चैप्टर। मैं बहुत जल्दी रिवाइज कराऊंगा ताकि आपका जो समय है वो बच सके। ऐसे परिवर्तन जिसमें नए गुणों वाले पदार्थों का निर्माण होता है उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। आपको उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। अगला है ऐसे पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में हिस्सा लेते हैं उन्हें अभिकारक बोलते हैं, रिएक्टेंट। मतलब ऐसा कोई भी पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है उसे हम बोलते हैं अभिकारक, रिएक्टेंट। जैसे आपने सुना होगा कि अगर हम हाइड्रोजन को अगर हम ऑक्सीजन से मिलाते हैं तो H2O जल बनता है, ठीक है। तो यानी ये जो क्रिया में भाग ले रहे हैं, जो तीर के इस तरफ है ये वाले, तो ये आपके अभिकारक है, रिएक्टेंट। और जो तीर के इस तरफ होते हैं इन्हें उत्पाद कहते हैं, ठीक है। तो लिखा है कि ऐसे पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में हिस्सा लेते हैं उन्हें अभिकारक कहते हैं, और ऐसे पदार्थ जिनका निर्माण रासायनिक अभिक्रिया में होता है उन्हें उत्पाद कहते हैं। आगे पढ़ते हैं। तो आगे लिखा है कि उदाहरण के लिए भोजन का पाचन एक रासायनिक अभिक्रिया है। श्वसन यानी सांस लेना एक रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें हमारे शरीर के अंदर जो ग्लूकोज होता है वो ऑक्सीजन से क्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊष्मा देता है। लोहे पे जंग लगना भी एक रासायनिक अभिक्रिया है। मैग्नीशियम फीते का जलना भी एक रासायनिक अभिक्रिया है। और दही का बनना भी रासायनिक अभिक्रिया है। दही के बनने में जो लैक्टिक एसिड भी बनता है, दही बनता है तो साथ में लैक्टिक एसिड भी बनता है, लैक्टिक अम्ल। रासायनिक अभिक्रिया के परीक्षण बताना है। रासायनिक अभिक्रिया का मतलब कैसे पता चलेगा कोई घटना रासायनिक अभिक्रिया हुई है। तो 4 बातें हो सकती हैं। अवस्था में परिवर्तन, चेंज इन स्टेट, रंग में परिवर्तन, चेंज इन कलर, तापमान में परिवर्तन, चेंज इन टेम्परेचर, और गैस का उत्सर्जन, एक्सर्शन ऑफ गैस। तो यानी अगर ये 4 बातें हो जाती हैं तो रासायनिक अभिक्रिया है। रासायनिक परिवर्तन को प्रदर्शित करने के बारे में यहाँ बताया गया है कि हम रासायनिक अभिक्रिया को कैसे प्रदर्शित करते हैं। एक होता है शब्द समीकरण, जिसके अंदर हम पूरा हिंदी लिखते हैं या पूरा मतलब जो क्रिया में भाग ले रहा है पूरा लिखते हैं। जैसे जिंक अगर सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया करता है तो ये हो गया अभिकारक, LHS मानो लेफ्ट हैंड साइड। और तीर के इस तरफ, तीर जो है ना ये रासायनिक अभिक्रिया के होने को प्रकट करता है। तो इस तरफ क्या बना, जिंक अगर सल्फ्यूरिक अम्ल से मिलता है तो जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस बनता है। तो ये हो गया आपका उत्पाद RHS। तो अगर हमने पूरा मतलब इनके प्रतीक ना लिखकर हमने इनके पूरे नाम लिखे तो इनको बोलते हैं शब्द समीकरण, ठीक है, वर्ड इक्वेशन। अगला है केमिकल इक्वेशन यानी रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण वो होता है जिसमें हम पूरे पदार्थ का नाम ना लिखकर हम उनके प्रतीक लिखते हैं। जैसे जिंक का प्रतीक होता है Zn, सल्फ्यूरिक अम्ल का होता है H2SO4, और जिंक सल्फेट का ZnSO4, और हाइड्रोजन का होता है H2। तो अगर हम ऐसे लिखते हैं इसको बोलते हैं केमिकल इक्वेशन, रासायनिक समीकरण, ठीक है। अगला है कि रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक समीकरण। रासायनिक अभिक्रिया रासायनिक समीकरण द्वारा निरूपित की जाती है। रासायनिक समीकरण में तत्वों के प्रतीक या अभिकारक और उत्पादों के रासायनिक सूत्र उनकी भौतिक अवस्था के साथ लिखे जाते हैं। तो जब हमने कोई रासायनिक अभिक्रिया हुई है उसको हमने प्रतीक से लिखा है, प्लस साथ में उनके रासायनिक सूत्र लिखे हैं और उनकी भौतिक और मतलब भौतिक अवस्थाएं जैसे ठोस, द्रव, गैस, जलीय विलयन, एक्वियस सॉल्यूशन, टेम्परेचर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, उत्प्रेरक, कैटलिस्ट, ये सब आपने लिखे हैं तो उसको बोलते हैं रासायनिक समीकरण, ठीक है। अगला है रासायनिक प्रक्रिया में आवश्यक परिस्थितियां जैसे ताप, दाब, उत्प्रेरक आदि को तीर के निशान के ऊपर या नीचे दर्शाया जाता है। आप बिल्कुल ध्यान रखेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया में जो तीर होता है उसके आसपास हम टेम्परेचर, प्रेशर और उत्प्रेरक होता है, ठीक है, जिनकी वजह से मतलब उत्प्रेरक वे होते हैं जिनकी वजह से अभिक्रिया होती है। जैसे निकेल और कोबाल्ट होते हैं वो उत्प्रेरक होते हैं। वो ना जो मतलब वनस्पति तेल से जो है वो घी बनाते हैं, ठीक है। अगला है रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करना। द्रव्यमान संरक्षण के नियम के लिए मतलब द्रव्यमान संरक्षण का नियम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास आपने पढ़ा होगा
कि इसमें क्या होता है कि इस नियम में ये कहा गया है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान ना तो निर्माण हो सकता है और ना ही वो विनाश हो सकता है, नष्ट हो सकता है। इसीलिए किसी भी रासायनिक समीकरण को संतुलित करना बहुत जरूरी होता है। रासायनिक अभिक्रिया के पहले विकारक और उसके पश्चात उत्पाद प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या समान होनी चाहिए। चरणबद्ध संतुलन, यहाँ पे हीट एंड ट्रायल मेथड बताया गया है कि अगर हमें किसी भी रासायनिक समीकरण को संतुलित करना है तो क्या स्टेप होते हैं। तो लिखा है कि पहले रासायनिक समीकरण लिखकर प्रत्येक सूत्र के चारों ओर बॉक्स बना लीजिए। मतलब कोई भी आपको क्वेश्चन में फॉर्मूले लिखा आएगा तो आप चारों तरफ जो है एक आयताकार रेक्टेंगुलर बॉक्स बना लेंगे, ठीक है। ऐसे संतुलित करते समय बॉक्स के अंदर कुछ भी बर्तन नहीं करते, इनके फॉर्मूले आपको बिल्कुल चेंज नहीं करने हैं। फिर चरण 2 पे आता है कि समीकरण में उपस्थित विभिन्न तत्वों के परमाणुओं की संख्या नोट कीजिए। तो यहाँ पे लिखा है पहले तत्व यहाँ पे आयरन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है। और यहाँ पर हम लिखेंगे अभिकारकों में परमाणुओं की संख्या। यहाँ पे आयरन है, आयरन में 1 है, H2 के साथ 2 लिखा है तो इसकी परमाणु संख्या 2 हो गई, और ऑक्सीजन अकेला है तो उसका 1 हो गया। ऐसे यहाँ पे आयरन का 2 है तो यहाँ पे 2 लिख देंगे। ऑक्सीजन का यहाँ पे जितना है, जैसे यहाँ पे 3 है तो आप यहाँ पे ऑक्सीजन के सामने आप 3 लिख देंगे, और हाइड्रोजन जो है जितना है वो आप उतना लिख देंगे, ठीक है। लिखने के बाद हम दोनों तरफ तुलना करेंगे किस तरफ ज़्यादा है किस तरफ कम है। लगता है यहाँ पर लिखने में यहाँ मिसप्रिंट हुआ है इनसे, तो यहाँ पे आयरन के साथ 2 है तो यहाँ पर आपको 2 लिखना चाहिए था, ठीक है। तो इसको ठीक, फिर उसमें ना दोनों तरफ देखते हैं कि कौन सा साइड ज़्यादा कम है। तो सबसे अधिक परमाणु वाले तत्व को अभिकारक या उत्पाद की साइड अनुचित गुणांक लगाकर संतुलित कीजिए। फिर लिखा है कि जैसे हमने पहले क्या चीज़ बैलेंस किया होगा, जैसे हमने ऑक्सीजन को बैलेंस किया होगा मान लेते हैं, तो ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए हमने यहाँ पे ऑक्सीजन 4 था तो यहाँ पे भी हमने 4 गुना कर दिया। अब यहाँ पे हाइड्रोजन 4 दूनी 8 हो गया तो यहाँ पे भी हम 4 गुना कर देंगे तो 8 हो जाएगा। और फिर आयरन यहाँ पे देखोगे 3 है तो हम यहाँ भी 3 गुना कर देंगे तो यहाँ पर ये आपका बैलेंस हो जाएगा। तो बहुत आसान होता है। सभी तत्वों के परमाणु की संख्या अभिकारकों के दोनों ओर समान हो जाती है। अभिकारक एवं उत्पादों की भौतिक अवस्थाएं लिखना, आपको भौतिक अवस्था लिखना बहुत जरूरी होता है। ठोस के लिए सॉलिड S लिखते हैं, द्रव के लिए लिक्विड L लिखते हैं, गैसीय अवस्था के लिए G लिखते हैं, जलीय विलीन के लिए AQ लिखते हैं, और फार्मूला पूरा ऐसे लिखते हैं। अगर सबकी अवस्थाओं के साथ लिखा जाए तो ये एकदम संतुलित रासायनिक समीकरण है और एकदम ठीक समीकरण है। ऐसे लिखा है कुछ आवश्यक परिस्थितियाँ जैसे ताप, दाब या उत्प्रेरक आदि को भी तीर के निशान के ऊपर या नीचे लिखें। अब यहाँ से इंपॉर्टेंट चीज़ शुरू हो जाती है कि रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है कि इस अभिक्रिया में 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद यानी सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं, एक उत्पाद बनाते हैं। जैसे यहाँ पे 2 हैं, ये A और B, तो मिलकर 1 हो जाएंगे C। उदाहरण के लिए आपकी NCERT का ही दे रखा है कोयले का दहन। कोयले को कोल कहते हैं, C यानी कार्बन होता है कोयले में। कार्बन को हम ऑक्सीजन से क्रिया कराते हैं तो जलकर दहन होने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनता है। तो यहाँ पे 2 अभिकारक थे और जुड़कर 1 बन गया तो इसको बोलते हैं संयोजन अभिक्रिया। ऐसी जल का निर्माण भी देखोगे तो इसमें हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलकर H2O बन गया है। ऐसी बिना बुझा चूने में पानी मिलाने पे बुझा हुआ चूना बन गया है तो कैल्शियम ऑक्साइड को बोलते हैं बिना बुझा चूना, जल को बोलते हैं H2O, और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को बोलते हैं Ca, मतलब CaOH2, इसको बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सफ़ेदी में काम आता है, सीमेंट बनाने में भी काम आता है। अगला है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। जिन अभिक्रियाओं में उत्पाद के साथ साथ यानी उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होता है उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। अभी ऊपर कोयले को जलाए थे तो साथ में ऊष्मा भी बनता है तो ये ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया हो गया। ऐसे तुमने बिना बुझा चूने को जब तुमने जल में मिलाया था तो बुझा हुआ चूना बना था, तो यहाँ पे भी बहुत सारा हीट या ऊष्मा बना था, ठीक है। अगला है कि प्राकृतिक गैसों का दहन, जिसमें मीथेन गैस है CH4 को ऑक्सीजन से क्रिया कराते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है और जल बनता है। तो ये भी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण है, प्राकृतिक गैस का दहन। प्राकृतिक गैस का नाम यहाँ पे मीथेन है जो हमारे LPG गैस में भरी होती है। अगला है श्वसन, भी एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है क्योंकि श्वसन के दौरान जो हमारे शरीर में ग्लूकोज होता है वो ऑक्सीजन से क्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊष्मा प्रदान करता है, इसीलिए ये भी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। ऐसी अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के साथ साथ ऊष्मा का भी उत्सर्जन होता हो उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया बोलते हैं, ठीक है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अगला है वियोजन अभिक्रिया।
इस सभी क्रिया में एकल विकारक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद बनाते हैं। तो जैसे आपका बन जाता है एक एक ये एकल उत्पाद था, इस पे कोई क्रिया करेंगे, जैसे विद्युत अपघटन करेंगे, उसमें वियोजन करेंगे, धूप सूर्य का प्रकाश इस्तेमाल करेंगे, तो आपका एक सिंगल प्रोडक्ट टूट के दो या दो से ज़्यादा उत्पाद बनाएगा। इसको बोलते हैं वियोजन अपक्रिया, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। उसमें वियोजन तो पढ़ेंगे, उसमें वियोजन क्या होता है।
इसको अपना दोहरा के याद कीजिए। अगला है कि अपचयन क्या होता है। जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास होता है या जब किसी पदार्थ में हाइड्रोजन की वृद्धि होती है उसे बोलते हैं अपचयन। तो इसका एग्जाम्पल है ये रहा कॉपर ऑक्साइड, और ये इसमें हाइड्रोजन देखो जुड़ गया है, मतलब इसमें से ऑक्सीजन का हटना उपचयन, और इसमें देखो ऑक्सीजन जुड़ गया है, हाइड्रोजन में ऑक्सीजन जुड़ गया है, तो इसको बोलेंगे अपचयन। ऐसे लगता है कि यहाँ लिखने में गलती हुई है। देखो जिसमें ऑक्सीजन जुड़ रहा है, देखो हाइड्रोजन में ऑक्सीजन जुड़ रहा है तो इसको कहते हैं कि इसका उपचयन हुआ है, और इसमें ऑक्सीजन हट रहा है तो इसको बोलते हैं अपचयन हुआ है। ठीक है, तो उसमें तीर से नहीं लिखा गया है, उसको ठीक कर लेंगे। इस सभी क्रिया में कॉपर ऑक्साइड कॉपर में अपचयित हो जाता है और हाइड्रोजन उपचयित होकर जल बन जाता है। इस सभी क्रिया में उपचयन और अपचयन दोनों हो रहे हैं, इसे रेडॉक्स अभिक्रिया या अपचयन अभिक्रिया भी बोलते हैं। ठीक है, मतलब अपोपचय क्रिया या रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। तो ध्यान से देखेंगे क्या हो रहा है इसमें। इसमें देखोगे तो आपका जो कॉपर है इसमें से ऑक्सीजन हट रहा है, तो जिसमें से ऑक्सीजन हट रहा है तो उसको बोलते हैं अपचयन, यानी कॉपर ऑक्साइड का अपचयन हो रहा है। और इसमें हाइड्रोजन में ऑक्सीजन जुड़ रहा है तो इसमें हाइड्रोजन का क्या हो रहा है, उपचयन हो रहा है। ठीक है, ये बिल्कुल ध्यान रखेंगे। थोड़ा सा और बचा है, दैनिक जीवन में उपचयन अभिक्रियाओं का प्रभाव। संचारण माने जंग लगना। जब कोई धातु ऑक्सीजन आर्द्रता अम्ल आदि के संपर्क में आती है जिससे धातु की ऊपरी परत कमजोर यानी संचारित हो जाती है। लोहे की वस्तुओं पे जंग लगना, चांदी के ऊपर काली परत और तांबे के ऊपर हरा परत चढ़ना, ये सब संचारण के उदाहरण हैं। यानी जो भी आप लोहे की चीज़ देखते हो, चांदी की तांबे की चीज़ें देखते हो, तो उन पे जो कलर होते हैं पहले से बदल जाते हैं। जैसे लोहा है उस पर भूरे रंग का परत चढ़ जाता है, ये जंग लगना है, इसे संचारण कहते हैं। चांदी के ऊपर काली परत का चढ़ना भी संचारण है, और तांबे के ऊपर हरे कलर का परत भी चढ़ना संचारण के उदाहरण है। ऐसे ही इनसे बचने के यहाँ उपाय बताए गए हैं। यशद लेपन, जिसके अंदर हम जिंक की परत चढ़ा देते हैं। विद्युत लेपन मतलब इलेक्ट्रोलाइसिस करके, विद्युत अपघटन करके विद्युत का लेप कर, विद्युत की उपस्थिति में किसी दूसरे धातु का लेप कर देते हैं तो जंग से बच जाते हैं। पेंट करके, ग्रीस लगाकर भी हम संरक्षण से धातु को बचा सकते हैं। अगला है विकृत गंधिता किसे कहते हैं। वसायुक्त और तेलीय खाद्य पदार्थ, जो भी वसा यानी फैट वाली चीज़ें होती हैं और ऑयली चीज़ें होती है खाने वाली, वायु के संपर्क में आने पर उपचयित हो जाती है, यानी वो ऑक्सीजन से क्रिया कर लेती हैं और जिससे उनका स्वाद और गंध बदल जाता है। इसको विकृत गंधिता कहते हैं, रेंसिडिटी कहते हैं इंग्लिश में से। विकृत गंधिता को रोकने के उपाय है कि प्रतिऑक्सीकारक का उपयोग करें, वायु रोधी बर्तन में खाद्य सामग्री ढककर रखें, और वायु के स्थान पर नाइट्रोजन गैस द्वारा, मतलब वायु के स्थान पर नाइट्रोजन गैस भरेंगे तो भी बच सकते हैं। जैसे चिप्स की थैलियों में नाइट्रोजन गैस भरा होता है ताकि वो खराब ना हो, और शीतलन द्वारा यानी रेफ्रिजरेटर, फ्रिज में या बर्फ़ में रखने से भी चीज़ें जो हैं वो ख़राब नहीं होती हैं। दोस्तों अब हम आपको बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन कराने जा रहे हैं। वीडियो बहुत ही लंबी बनेगी लेकिन आपको इसमें बहुत सारी चीज़ें जो है वो कवर हो जाती हैं जो आपको एग्ज़ाम के नज़रिए से बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुंचाती हैं। तो शुरू करता हूं मैं आपको ये समझाना। लिखा है कि निम्नलिखित अभिक्रिया के संतुलन समीकरण लिखिए और अभिक्रिया का प्रकार भी बताइए। इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में बहुत ज़्यादा आते हैं। तो लिखा है कि जब नाइट्रोजन गैस उत्प्रेरक की उपस्थिति में 773 केल्विन पर हाइड्रोजन गैस से भी क्रिया कर अमोनिया गैस उत्पन्न करता है, तो इस चीज़ को समझते हुए आपको एक संतुलित समीकरण लिखना है और उसके अभिक्रिया का प्रकार बताना है। तो आपने भी क्या पढ़ा कि नाइट्रोजन गैस उत्प्रेरक की उपस्थिति में 773 केल्विन पे हाइड्रोजन गैस से भी क्रिया करके अमोनिया गैस बनाता है। तो आपको इसको ऐसे लिखना है, ये रहा नाइट्रोजन गैस। तो नाइट्रोजन गैस जो है वो हाइड्रोजन गैस से क्रिया कर रहा है, उत्प्रेरक 273 केल्विन की उपस्थिति में, तो आपका क्या बन रहा है, ये आपका अमोनिया बन रहा है। ठीक है, NH3 बन रहा है। बैलेंस करने के लिए आपको यहाँ पे 2 भी आना चाहिए लिखना, बैलेंस करना आना चाहिए। तो आपका यहाँ पे देखोगे 2 उत्पाद मिलकर 1 बन रहा है, इसको बोलते हैं संयोजन अभिक्रिया। ठीक है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अगला है यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड एसिटिक अम्ल से अभिक्रिया कर सोडियम एसीटेट और जल उत्पन्न करता है। तो इसको ध्यान से समझें, सोडियम हाइड्रोक्साइड तो इसको लिखेंगे NaOH, और यहाँ लिखा था
एसिटिक अम्ल, इसको लिखते हैं CH3COOH, ये दोनों जलीय विलयन होते हैं, इसे AQ लिखते हैं बगल में। अब लिखा है कि अभिक्रिया करके सोडियम एसीटेट बनाता है और जल बनाता है। सोडियम एसीटेट का फार्मूला बिल्कुल याद रख लेंगे, CH3COONA और प्लस जल का फार्मूला H2O बनता है, इसे द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं, ये भी आप बिल्कुल ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, एथेनॉल सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में एथेनोइक अम्ल से अभिक्रिया कर एथाइल एसीटेट उत्पन्न करता है। जो एथेनॉल होता है वो सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में एथेनोइक अम्ल से अभिक्रिया करके एथाइल एसीटेट उत्पन्न करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट अभी रिएक्शन है जो मतलब हर साल पूछा जाता है। तो यह आपका अल्कोहल का फॉर्मूला C2H5OH, ये वाला, इसे इथेनॉल या अल्कोहल भी बोल देते हैं। ये इससे अभिक्रिया कर रहा है एसिटिक अम्ल, इसे एसिटिक अम्ल बोलते हैं, सिरका, इससे सिरका भी बनता है CH3COOH, इससे अभिक्रिया ये दोनों करते हैं तो ये आपका CH3COO2H5 बनता है, इसे हम एस्टर भी कहते हैं, और साथ में क्या बनता है, जल बनता है। तो आप ध्यान रखेंगे कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दोबारा इसको रिवाइज कर देते हैं आपके लिए। प्रश्न था आपका सी कि एथेनॉल सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में एथेनोइक अम्ल से क्रिया करके एथाइल एसीटेट उत्पन्न करता है। तो ये आपका जो सूत्र था ये एथाइल एसीटेट है, और यहाँ पे अम्ल जो है यहाँ पे लिखना चाहिए था ऊपर, यहाँ पर तीर के ऊपर अम्ल मतलब एसिड यहाँ पे लिखना चाहिए था, तब यह अभिक्रिया सही से लिखी होती है। नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका डी के एथीन ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलकर कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न करता है। तो अब एक एथीन ढूंढेंगे, कहाँ है, C2H4 ऑक्सीजन से क्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड जल और उष्मा प्रकाश बनता है, इसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहेंगे। अगला है पोटेशियम क्लोराइड के विलयन में, पोटेशियम क्लोराइड के विलयन में जब सिल्वर नाइट्रेट का विलयन मिलाया जाता है तो अविलेय पदार्थ बनता है, और होने वाली अभिक्रिया की समीकरण लिखिए और रासायनिक अभिक्रिया का प्रकार बताइए। तो देखो पोटेशियम क्लोराइड, तो पोटेशियम क्लोराइड को KCl लिखते हैं, और लिखा है अगला सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर नाइट्रेट को AgNO3 लिखते हैं, याद रखेंगे। और अविलेय पदार्थ मतलब बनता है, सफ़ेद रंग का पदार्थ बनता है, और होने वाली अभिक्रिया का समीकरण लिखिए। अब देखो यहाँ पर ये द्विविस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है, और साथ साथ ये अवक्षेपण अभिक्रिया का भी उदाहरण है, क्योंकि इसमें अवक्षेप बनेगा, ठीक है, एक अवक्षेप बनेगा, तो वो बनेगा आपका AgCl अवक्षेप बनेगा, ठीक है, और ये बनेगा आपका पोटेशियम नाइट्रेट KgNO3। तो ये आप याद कर लेंगे कि ये जो सफ़ेद कलर का पदार्थ है वो आपका AgCl है, नहीं AgCl, हाँ AgCl है, ठीक है। अगला है फेरस सल्फेट, फेरस सल्फेट अपघटित होकर यानी विखंडित होकर एक गैस उत्पन्न करता है जिसमें जल सल्फर की विशेष गंध होती है, जिसमें सल्फर जैसी गंध होती है। इस अभिक्रिया का समीकरण लिखिए और प्रकार बताइए। आप सैंपल पेपर उठाइए, आपको इस तरह के क्वेश्चन बहुत मिलते हैं, आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए, हमारे इस वीडियो में आपको सारा कवर करा देंगे। अगला है आपका जैसे फेरस सल्फेट, तो फेरस सल्फेट में क्या कहा था, ये अपघटित होता है, तो फेरस सल्फेट को अपघटित करने के लिए उष्मा चाहिए, इसीलिए इसको उष्मीय वियोजन कहते हैं। ये आपका वियोजन क्रिया है क्योंकि इसमें एक अभिकारक टूटने वाला है गर्म करने पे, तो ये बनेगा आपका आयरन ऑक्साइड यानी सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड बनेगा। तो जो गंध आती है सल्फर की, ये वाली जल की जैसी सब विशेष गंध आती है, ठीक है, इसको आप याद रखेंगे, सल्फर डाइऑक्साइड। अगला है एक पदार्थ X सीमेंट उत्पादन में प्रयोग किया जाता है, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है। यह समूह 2 के तत्व का ऑक्साइड है, यह हमारे शरीर की हड्डियों में भी पाया जाता है, और पानी से भी क्रिया से प्राप्त विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है। इस पदार्थ X का नाम क्या है और इसकी विक्रिया भी लिखिए। तो इसको अगर आप बिल्कुल ध्यान से देखें तो इसने बोला था कि सीमेंट बनाने में भी प्रयोग होता है, तो आप याद रखेंगे कि कैल्शियम ऑक्साइड जो है वो सीमेंट बनाने में इस्तेमाल होता है। तो कैल्शियम ऑक्साइड को जब हम जल से क्रिया कराते हैं तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है। आगे इसमें एक चीज़ और कहा था, इस अभिक्रिया का मतलब ये अभिक्रिया भी लिखिए। तो अभिक्रिया हमने नीचे लिख दी, पदार्थ X का नाम पूछा था, पदार्थ X का नाम कैल्शियम ऑक्साइड है, ठीक है, कंप्लीट हो गया, ठीक है। ये तो इसने बोला था टूटी हड्डियों को जोड़ने में भी किया जाता है, तो टूटी हड्डियों को शरीर की हड्डियों को भी पाया जाता है, तो शरीर की हड्डियों में कैल्शियम पाया जाता है, सॉरी, ठीक है। अगला है आपका सिल्वर क्लोराइड को गहरे रंग की बोतलों में क्यों रखा जाता है, ये भी हाल ही के कुछ वर्षों में पूछा गया था।
सिल्वर क्लोराइड को सूर्य की रोशनी में खुला छोड़ने पर यह अपचयित हो जाता है। अपचयित का मतलब हो जाता है कि ये इसमें से ऑक्सीजन जो है मतलब क्लोराइड है जो हट जाता है और अतः इसे गहरे रंग की बोतल में ही रखा जाता है। तो अगर ये सिल्वर क्लोराइड है, सूर्य के प्रकाश में अगर छोड़ दोगे, ढक के नहीं रखोगे तो सिल्वर अलग क्लोराइड अलग हो जाएगा और ये खराब हो जाएगा। इसका इस्तेमाल श्वेत श्याम फोटोग्राफी में किया जाता है। अगला है जिंक तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करता है परंतु कॉपर नहीं करता। इसका कारण बताइए। यानी जो जिंक होता है वो तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से तो क्रिया करते हैं और हाइड्रोजन गैस भी उत्पन्न करता है, लेकिन कॉपर नहीं करता। इसका कारण बताइए। तो सब जानते हैं कि कॉपर जो होता है वो थोड़ा कमज़ोर या कम क्रियाशील धातु है जिंक की तुलना में। तो उत्तर हो जाता है कि जिंक हाइड्रोजन से अधिक क्रियाशील है, जबकि कॉपर जो है वो हाइड्रोजन से कम क्रियाशील है। इसीलिए जिंक हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से हाइड्रोजन को विस्थापित कर देता है परंतु कॉपर विस्थापित नहीं कर पाता। अगला है कि जो जिंक है, जिंक को अगर हम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से क्रिया कराते हैं तो जिंक क्लोराइड और H2 यानी हाइड्रोजन गैस बनता है, लेकिन कॉपर को अगर हम HCl से हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से क्रिया कराएं तो ये कोई भी क्रिया नहीं करता है। चांदी की वस्तुओं को खुला छोड़ देने पर काली हो जाती हैं, फिर टूथपेस्ट से रगड़ने पे चमकने लगती हैं। उन्हें वायु में खुला जोड़ देने पे काली क्यों हो जाती हैं और उस काले पदार्थ का नाम और उसका रासायनिक सूत्र बताइए। ये एग्जाम में कई बार पूछा है, जिसको बच्चे बहुत कन्फ्यूजन में रहते हैं। किताबों में इसके बारे में ढंग से नहीं बताया गया है। तो याद करेंगे कि चांदी को वायु में खुला छोड़ देने पर वायुमंडल की नमी गैसों या अम्ल से अभिक्रिया कर संक्षारित हो जाता है, यानी इस पर जंग लग जाता है। इस अभिक्रिया को संक्षारण कहते हैं। अगला है कि चांदी पर उत्पन्न काला पदार्थ सिल्वर सल्फाइड होता है जो वायु में उपस्थित हाइड्रोजन सल्फाइड से अभिक्रिया करके बनता है। तो याद रखेंगे, बहुत जरूरी था ये, कि जो काला पदार्थ होता है वो सिल्वर सल्फाइड का होता है, या फिर सल्फाइड ही याद कर लेंगे, ठीक है। अगला है कि कॉपर नाइट्रेट को प्रखनली में गर्म करने पर काले रंग का कॉपर ऑक्साइड और ऑक्सीजन गैस तथा एक गैस X भूरे रंग का प्राप्त होता है। तो इसकी रासायनिक संतुलित समीकरण लिखिए और कितने निकलने वाली भूरे रंग की गैस X का नाम बताइए और यह किस प्रकार की अभिक्रिया है और गैस X के जलीय विलयन का pH मान क्या हो सकता है। तो देखो कितने तरह का क्वेश्चन पूछा गया है, बिल्कुल टफ क्वेश्चन है ये। तो कॉपर नाइट्रेट को प्रखनली में गर्म करने पे काले रंग का कॉपर ऑक्साइड और ऑक्सीजन और गैस तथा एक X भूरे रंग का गैस बनता है। अब आपको याद होना चाहिए कि जो भूरे रंग का गैस है उसका क्या नाम है। वो है आपका नाइट्रोजन ऑक्साइड। तो कॉपर नाइट्रेट यानी रहा होगा, उसको हमने गर्म किया होगा तो कॉपर ऑक्साइड बना होगा और ऑक्सीजन बना होगा और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बना होगा जो भूरे रंग की गैस है। तो भूरे रंग की गैस जो है वो आपका नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है। यह एक वियोजन अभिक्रिया है यानी विघटन अभिक्रिया है, ये भी याद रखेंगे, क्योंकि यहाँ पे एक उत्पाद टूट के दो या दो से ज़्यादा उत्पाद बना रहा है। अगला है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जल में घुलकर अम्लीय विलयन बनाता है। याद रखेंगे, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जल में घुलकर अम्लीय विलयन बनाता है, क्योंकि यह एक अधातु का ऑक्साइड है, क्योंकि नाइट्रोजन अधातु होता है। इसीलिए इस अभिक्रिया का pH मान 7 से कम होगा, यानी एसिड है। एसिड जितने होते हैं उनका pH मान 7 से कम होता है। अगला है निम्नलिखित गैसों में विशिष्ट परीक्षण दीजिए। ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, इन सब के बारे में बताना है कि परीक्षण का टेस्ट कैसे करते हैं। तो पहला हो जाता है एग्जाम में ना, इनमें से बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड को जब चूने के पानी से गुजारा जाता है तो चूने के पानी को वो दूधिया कर देता है। बिल्कुल याद रखेंगे कि कार्बन डाइऑक्साइड को जब चूने के पानी से गुजारा जाता है तो चूने के पानी को वो दूधिया कर देता है। ऐसा अविलेय कैल्शियम कार्बोनेट के बनने के कारण होता है। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी चूने का पानी है, ये कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया करता है तो कैल्शियम कार्बोनेट और जल बनाता है। आपके टीचर ने आपको बहुत ज़्यादा पढ़ाया होगा, तो याद रखेंगे कि यहाँ पर चूने के पानी में जब कार्बन डाइऑक्साइड मिलाते हैं तो कैल्शियम कार्बोनेट मिल्की यानी दूधिया हो जाता है। इससे हम टेस्ट कर सकते हैं कि वो जो गैस है वो कार्बन डाइऑक्साइड है। अगला है सल्फर डाइऑक्साइड गैस की जाँच कैसे करते हैं। सल्फर डाइऑक्साइड को जब अम्लीकृत पोटेशियम परमैंगनेट के विलयन जो कि बैंगनी रंग से गुजारा जाता है तो ये रंगहीन कर देता है उसे। तो यानी बैंगनी रंग को रंगहीन कर देता है ये वाली गैस, क्योंकि जो SO2 है वो प्रबल अपचायक है, यानी इसमें से ये अपना ऑक्सीजन दूसरों को दे देता है, ये अपचायक है।
तो अपचायक होते हैं जो अपने में से ऑक्सीजन को त्याग देते हैं, मतलब ये ऑक्सीजन हटा लेगा। अगला है पोटेशियम परमैंगनेट, बैंगनी रंग का होता है, इसका फॉर्मूला KMnO4 होता है। इसको जल में मिलाते हैं और सल्फर डाइऑक्साइड के साथ घोल देते हैं, तो घोलने पर जो इसका बैंगनी रंग था वो K2SO4 बनेगा जो कि रंगहीन है, और MnSO4 बनेगा। मैग्नीज सल्फेट, पोटेशियम सल्फेट दोनों रंगहीन होंगे, और आपका H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड बनेगा जो कि अम्लों का राजा कहा जाता है। अगला है कि सल्फर डाइऑक्साइड को जब अम्लीकृत पोटेशियम डाइक्रोमेट जो कि नारंगी रंग का होता है उसमें से जब गुजारा जाता है सल्फर डाइऑक्साइड, तो इसे हरा कर देता है। अभी हमने ऊपर पढ़ा था कि वो उसे रंगीन कर देता है, अब ये कह रहा है कि अगर हमने पोटेशियम डाइक्रोमेट से मिलाया जो कि क्षारीय होता है तो उसका कलर वो हरा कर देता है, क्योंकि सल्फर डाइऑक्साइड प्रबल अपचायक है, बिल्कुल आपको याद रखना है। अगला है कि ऑक्सीजन गैस की जांच कैसे करते हैं, तो ये तो बचपन से आप जानते हो कि यदि इस गैस के पास सिलगता हुआ तिनका या मोमबत्ती ले जाते हैं तो ज्वाला की तीव्रता बढ़ जाती है, क्योंकि ऑक्सीजन दहन पोषक होता है। यानी जो ऑक्सीजन होता है उसके पास ऑक्सीजन गैस का टेस्ट करना है तो जलती हुई मोमबत्ती ले जाओगे तो और तेज़ी से जलने लगेगा, इससे प्रूफ हो जाएगा कि जो वो गैस है वो ऑक्सीजन है। अगला हाइड्रोजन गैस की जांच कैसे करेंगे, तो इसके पास अगर जलती हुई मोमबत्ती ले जाओगे तो ये पोप पोप और फटफट की आवाज़ के साथ जलता है। हाइड्रोजन गैस पोप ध्वनि के साथ जलता है जब इसके निकट जलती मोमबत्ती को लाया जाता है। अगला प्रश्न है क्या होता है जब सोडियम सल्फेट के जलीय विलयन की बेरियम क्लोराइड के जलीय विलयन से अभिक्रिया होती है। उन भौतिक परिस्थितियों का लेख कीजिए जिनमें इन दोनों अभिकारकों के बीच अभिक्रिया नहीं होती है। अभिक्रिया का संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए तथा अभिक्रिया के प्रकार का नाम भी दीजिए। बहुत बड़ा क्वेश्चन था ये। तो प्रश्न है कि सोडियम सल्फेट के जलीय विलयन की बेरियम क्लोराइड के जलीय विलयन से अभिक्रिया होती है, यानी आपके द्विविस्थापन अभिक्रिया है। तो आगे कहता है कि उन भौतिक परिस्थितियों का उल्लेख कीजिए जिसमें इन दोनों अभिक्रियाओं के बीच अभिक्रिया नहीं होती है, और अभिक्रिया का संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए और अभिक्रिया के प्रकार का नाम बताइए। तो श्वेत रंग के एक पदार्थ का निर्माण हो जाता है जब दोनों मिलते हैं, यानी जब आपका अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था सोडियम सल्फेट जब बेरियम क्लोराइड से मिलता है तो एक सफ़ेद रंग का पदार्थ बनता है, ठीक है, तो उसका नाम होता है बेरियम सल्फेट। अब लिखा है कि वो जल में अविलय होता है। यदि सोडियम सल्फेट तथा बेरियम क्लोराइड ठोस अवस्था में हो तो यह विक्रिया नहीं होती। मतलब पूछा था प्रश्न में कि यह विक्रिया कब नहीं हो सकती, जब दोनों के दोनों ठोस होंगे तो विक्रिया नहीं होगी। ये केवल विक्रिया तब होती है जब दोनों गलित अवस्था में हो। तो सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड के मिलने से बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड बनेगा। यह द्विस्थापन अभिक्रिया था। बहुत बढ़िया क्वेश्चन था, उसको आप ना दोहरा लेंगे कई बार। अभी वीडियो बहुत लंबा बन गया हो तो आप बीच में पॉज देके ब्रेक ले लीजिए। अभी मैं आगे शुरू करता हूँ। निम्न के उत्तर दीजिए। तेलीय तथा वसायुक्त खाद्य सामग्री में प्रति ऑक्सीकारक क्यों मिलाए जाते हैं? चिप्स की थैलियों में नाइट्रोजन भर दी जाती है क्यों? और लोहे के औजार पे पेंट की अपेक्षा तेल लगाया जाता है क्यों? और लोहे की वस्तुओं को हम पेंट करते हैं क्यों? वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ किया जाता है क्यों? तो इतने सारे प्रश्न हैं 5। तो इसमें हम पहला पढ़ते हैं कि तेलीय तथा वसायुक्त खाद्य सामग्री में प्रति ऑक्सीकारक क्यों मिलाए जाते हैं। तो तेल और वसायुक्त खाद्य पदार्थों में ऑक्सीकरण होने के लिए, ऑक्सीकरण को रोकने के लिए प्रति ऑक्सीकारक मिलाए जाते हैं। प्रति ऑक्सीकारक का मतलब हुआ कि ऑक्सीजन के अलावा कोई दूसरी गैस मिलाई जाती है या दूसरी चीज़ें मिलाई जाती हैं ताकि वो ऑक्सीजन से क्रिया ना हो और जल्दी खराब ना हो। खासकर चिप्स की थैली में नाइट्रोजन गैस भरा जाता है। यह भी याद रखेंगे कि जो बल्ब होता है उसमें भी नाइट्रोजन या आर्गन गैस भरा जाता है। आर्गन एक अक्रिय गैस है। अगला है चिप्स की थैलियों में नाइट्रोजन भर दी जाती है क्यों? नाइट्रोजन भरी थैलियों में ऑक्सीजन नहीं रहता है जिसके कारण चिप्स का ऑक्सीकरण नहीं हो पाता, ऑक्सीजन से क्रिया नहीं हो पाता तथा चिप्स काफ़ी समय तक खराब या विकृत नहीं होता। विकृत माने खराब। लोहे के औजारों पे पेंट की अपेक्षा तेल लगाया जाता है क्यों? तो उत्तर हो जाएगा कि लोहे के औजार पे पेंट की अपेक्षा तेल लगाना वांछनीय है, यानी अच्छा समझा जाता है, क्योंकि औजार का प्रयोग करने पे पेंट आसानी से छूट जाता है। अगला, लोहे की वस्तुओं को हम पेंट क्यों करते हैं? तो लोहे की वस्तुओं पे जंग लग जाता है। क्यों लग जाता है? कि लोहे की वस्तुओं पे जंग उनकी खुली सतह, ऑक्सीजन और नमी के कारण लगता है। लोहे की वस्तुओं की सतह पे पेंट लगाने से यह सतह खुली नहीं रहती, ढक जाती है तथा ऑक्सीजन वस्तु की सतह के संपर्क में नहीं आ पाता और वस्तु को जंग नहीं लगता। ठीक है, तो जंग से बचाने के लिए हम पेंट, ग्रीस, गैल्वेनाइजेशन, जसद लेपन, एनोडीकरण, ऐसे कई चीज़ें कर सकते हैं। मिश्र धातु बना सकते हैं।
लोहे की वस्तुओं को हम पेंट क्यों करते हैं, अभी पढ़ा था। अगला है पांचवा कि वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है, ये तो आपने पहले ही पढ़ा रखा होगा। किसी अन्य पदार्थ की परत को हटाने के लिए मैग्नीशियम के रिबन को साफ किया जाता है, क्योंकि मैग्नीशियम के ऊपर ऑक्साइड की परत होती है, उसको हटाने के लिए हमें रेगमाल से पहले साफ करना पड़ता है ताकि उसका दहन आराम से हो सके। अगला है कि एक छात्र ने एक हरा पदार्थ ए प्रकनली ए में लिया और इसे गर्म किया। एक भूरे रंग का अवक्षेपण बी बना तथा दो गैसें भी बनी जिनकी गंध जलते हुए सल्फर जैसी थी, और ए तथा बी को पहचानिए और अभिक्रिया का समीकरण लिखिए। पदार्थ ए जो है अभी आपने थोड़ी देर पहले पढ़ा था, अगर आप ढंग से आइडिया लगाते हैं तो आपको मिलता है कि जो पदार्थ ए है वो आयरन सल्फेट है और जो पदार्थ बी है वो आयरन मतलब आयरन ऑक्साइड है, Fe2O3 है। तो ये रहा आपका ए, ये हरा था और जब इसको गर्म करा तो ये भूरा पदार्थ हो गया Fe2O3, बी हो गया ये, और सब बना साथ में सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड। अगला है कि एक लाल भूरे रंग की धातु X को जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में गर्म किया जाता है तो क्षारीय प्रकृति का काला यौगिक Y बनता है। जब यौगिक Y को हाइड्रोजन गैस के साथ गर्म किया जाता है तो वो वापस X प्राप्त हो जाता है। X तथा Y को पहचानिए और Y तथा हाइड्रोजन के बीच होने वाली विक्रिया का समीकरण भी लिखिए और उपचयित और अपचयित पदार्थों को भी पहचानिए। आप इस क्वेश्चन को 2-3 बार अपना अच्छे से पढ़ लेंगे और अब इसका उत्तर समझेंगे तो आपको पूरा समझ में आएगा कि जो X धातु है वो एक कॉपर ही होगा। जब इसे ऑक्सीजन के साथ गर्म करते हैं तो जरूर ये काला हो जाता है और काला होकर कॉपर ऑक्साइड Y बन जाता है, और दोबारा इस कॉपर ऑक्साइड में हम हाइड्रोजन गैस मिलाते हैं और गर्म करते हैं तो दोबारा आपका भूरा रंग कॉपर और जल बन जाता है। तो कॉपर ऑक्साइड का कॉपर में अपचयन, कॉपर ऑक्साइड जो होता है उसमें से ऑक्सीजन हट गया तो इसीलिए कॉपर का अपचयन हो गया, और हाइड्रोजन का जल में उपचयन हो गया क्योंकि हाइड्रोजन में ऑक्सीजन जुड़ गया है। यहाँ पे हाइड्रोजन में ऑक्सीजन जुड़ गया है, हाइड्रोजन के जुड़ने को आप जानते हैं क्या बोलते हैं। तो लाल भूरे रंग की कोई धातु है X को जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में गर्म किया जाता है तो क्षारीय प्रकृति का काला यौगिक Y बनता है। जब यौगिक Y को हाइड्रोजन गैस के साथ गर्म किया जाता है तो वापस X प्राप्त हो जाता है। X तथा Y को पहचानिए और Y तथा हाइड्रोजन के बीच होने वाली विक्रिया का समीकरण लिखिए। उपचयित तथा अपचयित पदार्थों को पहचानिए। X धातु कॉपर है, जब इसे ऑक्सीजन के साथ गर्म किया जाता है तो काले रंग का कॉपर ऑक्साइड यानी Y बन जाता है। तो अभिक्रिया ये याद करें, एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। कॉपर को ही जब वायु में गर्म करते हैं तो कॉपर ऑक्साइड काले रंग का पदार्थ बनता है, और वही कॉपर ऑक्साइड को वापस हाइड्रोजन गैस के साथ मिला के गर्म करें तो कॉपर और हाइड्रोजन मतलब H2O बनता है जल। कॉपर ऑक्साइड का कॉपर में अपचयन हो जाता है यानी इसमें से ऑक्सीजन हट जाता है। इसको याद कर लेंगे। चूने के पानी में डालने पर उसमें बुदबुदाहट होती है तथा विलयन गर्म हो जाता है। यह किस प्रकार की विक्रिया है, ऊष्माक्षेपी या ऊष्माशोषी। तो अब याद कर लेंगे ये ऊष्माशोषी विक्रिया है क्योंकि इसमें ऊष्मा उत्पन्न होती है। चूना होता है उसको पानी मिलाने पर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है जो कि गर्म हो जाता है, इसको ऊष्माक्षेपी विक्रिया कहते हैं। ऐसी विक्रिया जिसमें उत्पाद के साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है उसमें उसको ऊष्माक्षेपी विक्रिया कहते हैं। अभिक्रिया में बने उत्पाद का नाम और सूत्र लिखिए। तो अभिक्रिया में बने उत्पाद का नाम है चूना और उसका सूत्र हो गया Ca(OH2) सोडियम हाइड्रोक्साइड मतलब सॉरी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। किसी चूर्ण X को गर्म करने पे भूरे रंग की गैस निकलती है तथा लेड ऑक्साइड बनता है। यह चूर्ण X क्या है तथा भूरे रंग की गैस का भी नाम लिखिए। अभिक्रिया की संतुलित समीकरण भी लिखिए। X चूर्ण लेड नाइट्रेट है, भूरे रंग की गैस नाइट्रोजन परऑक्साइड है या नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, और इसका फार्मूला आप याद कर लेंगे Pb(NO3) यानी लेड नाइट्रेट है। इसे गर्म करते हैं उष्मा के साथ तो लेड ऑक्साइड बनता है और साथ में भूरे रंग का गैस NO2 बनता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, और SO2 बनता है। याद रखेंगे NO2 भूरे रंग की गैस है और SO2 जो था वो गंध जैसी गैस था, सड़े अंडे वाली गंध वाला गैस था। एक यौगिक जिसका pH मान 7 है पीने का काम आता है। इसका अम्लीय विलयन विद्युत अपघटन करने पर Y तथा Z गैस देता है। Y का आयतन Z से 2 गुना है। Y अत्यधिक दाह्य है यानी दहनशील पदार्थ है, जबकि Z दहन में सहायक है। तो X, Y, Z को पहचानो और रासायनिक अभिक्रिया का समीकरण भी लिखो। तो यौगिक जो X है वो H2O है जो विद्युत अपघटन द्वारा गैस हाइड्रोजन और ऑक्सीजन देता है। पिंकी ने एक काली
पिंकी ने कुछ चांदी और कुछ तांबे के सिक्के इकट्ठा किए। कुछ दिन बाद उसने देखा कि चांदी के सिक्के काले और तांबे के सिक्के हरे रंग के हो गए हैं। संबंधित परिघटना का नाम लिखे और काले और हरे रंग की सतहों का रासायनिक नाम लिखो। काले व हरे रंग होने से संबंधित परिघटना को संचारण कहते हैं। चांदी पे काले रंग की सतह Ag2S यानी सिल्वर सल्फाइड और हरी सतह बेसिक कॉपर कार्बोनेट CuNO3 या Cu(OH2O) बनने के कारण है। पूनम ने एक हरा पदार्थ A प्रगनली में लिया और इसे गर्म किया और एक भूरे रंग का अवशेष B बना तथा दोनों गैसें बनी। इसकी गंध जलते हुए सल्फर जैसी थी। A और B को पहचानो और अभिक्रिया का समीकरण लिखो। इस सब को समझाने में बहुत टाइम लग जाएगा और साथ में वीडियो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, इसीलिए इसको ऐसे ही याद कर लेना अपना कि पदार्थ A को बोलेंगे FeSO4 और पदार्थ B बनेगा Fe2O3। तो बन जाएगा हरा पदार्थ FeSO4 आयरन सल्फेट और भूरा पदार्थ बनेगा आपका FeO3 आयरन ऑक्साइड और SO3SO2। यहाँ पे एक गलत हो गया है, यहाँ पे आप इसे कर लोगे। इसे आप कर लोगे SO2। अगला है कि H2S प्लस Cl मिलता है तो S प्लस HCl अभिक्रिया में कारण सहित अपचयित पदार्थ, अपचायक और उपचायक बताओ। ये सब बताना है आपको। तो उत्तर है आपका कि उपचयित पदार्थ H2S है, क्योंकि हाइड्रोजन सल्फाइड से हाइड्रोजन का निष्कासन हो रहा है, और Cl2 उपचयित पदार्थ है क्योंकि Cl2 का HCl में परिवर्तन हो रहा है, अर्थात हाइड्रोजन का क्लोरीन से योग हो रहा है। पदार्थ से हाइड्रोजन का योग अपचयन कहलाता है, अतः Cl2 का हाइड्रोजन क्लोराइड में अपचयन हो रहा है। H2S उपचयित होता है तथा H2S अपचायक के भांति कार्य करता है। Cl2 जो अपचयित होता है अपचायक की भांति कार्य करता है। क्या होता है जब कॉपर की पत्ती को सिल्वर नाइट्रेट विलयन में रखा जाता है? रासायनिक समीकरण भी लिखिए। कॉपर नाइट्रेट विलयन और सिल्वर धातु बनते हैं, तो ये रंगहीन विलयन होता है AgNO3, और जब इसमें कॉपर मिलाते हैं तो कॉपर नाइट्रेट बनता है नीला विलयन और Ag अलग हो जाता है। यह कॉपर सिल्वर नाइट्रेट यौगिक से सिल्वर विस्थापित करता है। यह विस्थापन अभिक्रिया इसीलिए होता है क्योंकि कॉपर सिल्वर से अधिक अभिक्रियाशील है।